दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मुन्ना मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम कश्मीर मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे कई छात्रों ने जिज्ञासा जताई है कि आखिर कश्मीर मसला ऐसा क्यों उलझा हुआ है कि पिछले 70 साल से इसका कोई समाधान होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब सबसे पहले हम अपने छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सुनते हैं और फिर उन प्रश्नों के उत्तर को टटोलने का कोशिश करते हैं, ताकि आप कश्मीर मुद्दे को बारीकी से समझ सकें। सर, कश्मीर के मुद्दे का इतने दिनों से समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? भारत पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर विवाद कब से है? सर, क्या हम पीओके को वापस ले सकते हैं? सर, क्या सैन्य कार्यवाही के द्वारा पीओके को वापस लेना मुमकिन है? इससे देश की आर्थिक गतिविधियों पर क्या असर पड़ा है? सर, इस क्षेत्र का जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है? सर, कश्मीर का मुद्दा इतने दिनों से क्यों समाधान नहीं हो पा रहा? दोस्तों, आइए अब हम कश्मीर समस्या को समझने की परत दर परत कोशिश करते हैं। हमें कश्मीर समस्या को समझने से पहले उस समय की जो तत्कालीन स्थिति थी उसको ठीक से समझना बेहद ज़रूरी है। कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान दोनों अपना हक जता रहा था और बैरिस्टर रेडक्लिफ, जो कभी भारत नहीं आए थे, उन्होंने अगले 5 ही सप्ताह के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया था। 8 जुलाई 1947 को ब्रिटिश भारत पहुंचे थे और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि उन्होंने सिर्फ 2 सीमा आयोग की अध्यक्षता पहले की थी, जिसमें एक पंजाब और दूसरा बंगाल के लिए था, जिसमें 2 मुस्लिम और 2 गैर मुस्लिम हुआ करते थे। लेकिन इसके अलावा कश्मीर के भौगोलिक क्षेत्र को देखने का रेडक्लिफ को कोई अनुभव नहीं था, इसीलिए वो सिर्फ कागज़ पर ही एक तरह से बाउंड्री को खींचने की कार्रवाई कर रहे थे और रेडक्लिफ ने स्थलाकृति जटिलता को देखी नहीं थी। उस स्थिति में उन्होंने एक बाउंड्री खींच दी और इस तरीके से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आ चुका था। लेकिन दोनों ने पैनी नज़र लगा रखी थी कि कश्मीर का क्षेत्र उनके हिस्से में आना चाहिए, लेकिन कश्मीर का राजा जो था वह वहाँ स्वतंत्र रहना बेहतर समझता था। यह संघर्ष 1947 में भारत के विभाजन के बाद ही शुरू हो चुका था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारतीय राज्यों पर महामहिम का अब आधिपत्य समाप्त हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन 1947 में नए राज्यों के निर्माण के साथ ही समाप्त हो चुका था। ब्रिटिश भारत के उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में पाकिस्तान और भारत अपने अस्तित्व में आ चुका था, प्रभुत्व प्राप्त कर चुका था। 562 भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो चुकी थी और इन रियासतों को अपने हिसाब से स्वतंत्र होने का भी अधिकार था, या भारत या पाकिस्तान जिसमें चाहे उसमें मिलने का भी उनको अधिकार प्राप्त था। भारतीय लीडरान और पाकिस्तान जो बनने वाला था उसके लीडरान इस स्थिति में सभी रियासतों को अपने अपने पक्षों में करने में जुटे हुए थे, जिसकी बहुत तेज़ कार्रवाई उस समय में चल रही थी कि किस तरह से उन्हें कन्विंस किया जाए, या ना माने तो सैन्य कार्रवाई या किसी और धमकी के द्वारा उन्हें अपने रियासत को स्वतंत्र घोषित करने के बजाय भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाने के लिए बाध्य किया जा सके। राज्यों को यह चुनने के लिए छोड़ दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। अब जरा हम देखते हैं कि कश्मीर उस समय में जो था उसकी क्या स्थिति थी। वहाँ एक हिंदू महाराजा हरि सिंह का शासन था, जो उस समय में इस परिस्थिति में 3 समस्याओं से जूझ रहे थे। उनकी प्रथम समस्या थी कि जम्मू और कश्मीर रियासतों में सबसे बड़ी आबादी जो थी वह मुस्लिम समुदायों की आबादी थी, जबकि शासक जो था वह एक हिंदू कम्युनिटी से आने वाला व्यक्ति था, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह की यह समस्या थी कि अगर वो भारत में विलय का निर्णय इस आधार पर लेते हैं कि वह एक हिंदू शासक हैं, तो उनके जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो जिस पे उनका शासन चलेगा या चल रहा था, वह मुस्लिम समुदाय होने की वजह से वह उनसे नाराज हो सकते हैं और फिर इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना किसी शासन के लिए एक टेढ़ी खीर हो जाएंगी। उसी तरह से उनके सामने दूसरा प्रश्न जो मुंह बाए खड़ा था वह यह था कि अगर वो पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय इस आधार पर ले लेते हैं कि उनकी ज़्यादातर आबादी मुस्लिम समुदाय की है, तो यहाँ जो हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं वह पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि उस समय में पूरे देश का माहौल बिल्कुल ही अलग हो चुका था। एक दूसरे के खून के प्यासे दोनों कम्युनिटी दिख रहे थे। महाराजा का प्रधानमंत्री रामचंद्र काक ने आखिरकार
महाराजा को स्वतंत्रता की वकालत की और इस बात को मानते हुए महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत को स्वतंत्र रखने का फैसला ले लिया था। उन्हें यह उम्मीद थी कि उनकी जनता उनके इस फैसले से खुश होकर के एक अच्छी तरह के देश का वो निर्माण कर पाने की स्थिति में आएंगे। लेकिन घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा था। उन्हें पाकिस्तान के नापाक इरादे की इल्म नहीं थी कि वह स्वतंत्र होने के तुरंत बाद क्या करने वाला है। भारत और पाकिस्तान अभी भी दोनों देशों के जो सैनिक है वह ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स के कमांड में ही कार्यरत था, लेकिन अब उनको वहाँ के जो राजनीतिक नेतृत्व हैं उनके आदेश के अनुसार काम करना था। अब लगभग अगस्त का महीना प्रवेश कर चुका था और उस समय में 11 अगस्त को महाराजा ने अपने प्रधानमंत्री रामचंद्र काक को बर्खास्त कर दिया, जिन्होंने स्वतंत्रता की वकालत की थी। कई सारे पर्यवेक्षक और विद्वान जन इस कार्रवाई को महाराजा हरि सिंह के द्वारा भारत में विलय या उस विलय की तरफ झुकाव के रूप में इसकी व्याख्या करते हैं। हालांकि महाराजा उस समय में उस स्थिति को ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि उन्हें ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा होगा। वही तरह से पाकिस्तान ने यदि आवश्यक हो तो कश्मीर को बलपूर्वक छीनकर इस संभावना को रोकने का फैसला किया, जो फैसला कि अब आने वाले खूनी खेल और खूनी संघर्ष का जन्म देने वाला था। दोस्तों, पाकिस्तान का नापाक इरादा अपने सवाब पे चलना शुरू हो चुका था। 1 अक्टूबर का दिन था 1947। सुबह होते होते पाकिस्तानी सेना की 7वीं इन्फेंट्री डिवीज़न मूरी एटाबाद क्षेत्र में केंद्रित हो गई और उसे तुरंत जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जाने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया, ताकि उनके द्वारा जो आदिवासियों को खड़ा किया गया था, जो ट्राइब्समैन थे, जो कि जाकर के जम्मू कश्मीर पे हमला करेगा, उनके लश्करों को समर्थन देना था और घाटी पर अपनी पकड़ को मजबूत करनी थी। उसी तरह से जम्मू जाने के लिए सियालकोट के एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को भी तैयार रखा गया। पाकिस्तानी सैनिक को छोटी छोटी संख्या में भेजा गया और नियमित सैनिकों को आक्रमणकारियों के साथ मिला दिया गया, जिससे कि कश्मीर में भारतीय सैनिकों की बढ़त में देरी हो सके। लेकिन रुकेगी या नहीं रुकेगी, इससे पाकिस्तान वाकिफ नहीं था। कश्मीर के महाराजा के लिए एक अद्भुत सी स्थिति पैदा होने वाली थी। इस हमले के लिए तय किया गया 6 लश्कर मुजफ्फराबाद से होकर के श्रीनगर तक डोमेल, उरी और बारामूला से होते हुए मुख्य सड़क पर आगे बढ़े, जिनका खास काम हवाई अड्डे पर कब्जा करना और उसके बाद बनिहाल दर्रे की ओर बढ़ना था। 22 अक्टूबर का दिन 2 लश्करों को हाजीपुर दर्रे से सीधे गुलमर्ग की ओर बढ़ना था। उसी तरह से 2 लश्कर की एक समान टुकड़ी को सोपोर, हंदवारा और बांदीपुर पर कब्जा करने के लिए थिलवाल से नाश्ता चून दर्रे के माध्यम से आगे बढ़ने को कहा गया। और जो 2 टुकड़ी और थी, उनको पूंछ रजौरी पर कब्जा करने और फिर जम्मू की ओर बढ़ने के इरादे से 10 लश्करों को पूंछ, भीमबर और रावलकोट क्षेत्र में काम करने को कहा गया। जिन्ना सरकार का इरादा काफ़ी गंभीर था और उन्होंने फौजियों को ये कह रखा था कि वो 26 अक्टूबर को, क्योंकि उनको ये भरोसा था कि अभी का जो समय है उस समय में ईद श्रीनगर में मनाना चाहते हैं। ना तो भारत उसके रेस्क्यू करने के लिए आ सकता है, क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अभी साइन नहीं हुआ था, और पाकिस्तानी सेना उस पर हमला करेगी, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बनेगा कि उसे बचाने के लिए श्रीनगर में वो उतर सके।